हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स 24 आवर्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिस पर पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारा टॉपिक है आज का केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक संविधान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में ही। तो इसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले दोस्तों, आज अगर हमारे वीडियो पर जो है पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, केस का पूरा नाम आप याद रखिएगा। केस का पूरा नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केस का नाम है। और कब की बात है दोस्तों? तो 1973 की। ये मामला केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बीच था। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि केस की जो है पृष्ठभूमि, जो केस को शुरू करने से पहले हम बताते चलें, आपको कुछ पुराना एक बेस तैयार कर देते हैं जिसके बारे में आप पढ़कर यह समझकर आपको जानकारी होगी कि ये केस यहाँ तक क्यों पहुँचा या इस केस की नौबत क्यों आई। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये कहानी शुरू होती है 1951 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी दोस्तों। और आपको पता है होगा कि उस टाइम जो है बड़े बड़े नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेता थे और संविधान कार्य का निर्माण भी पूरा हो चुका था। लेकिन जब संविधान में पहले संशोधन की बात आती है 1951 में, तो फ्रेंड्स जब संविधान में हमारे पहले संविधान संशोधन की बात आती है 1951 में, आर्टिकल 31 में, जो कि संपत्ति से रिलेटेड था, संपत्ति के अधिकार को जो है 300 का में रखा जाता है। उस टाइम की बात है। उस टाइम जब ये संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाती है, इस मामले को जो है चुनौती दी जाती है शंकरी प्रसाद मामले में, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संवैधानिक वैधता को चुनौती गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। तो इसको जब संविधान को जब चुनौती दी जाती है संविधान में, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद इस तरह के जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये हमारा संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट CJI हमारे कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर एक बात आपको याद रखना है कि उस टाइम जो है महान नेता थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता थे, तो उनके सामने जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, या यूँ कहें कि संसद के सामने उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट का कद दोस्तों इस टाइप से समझ सकते थे। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट था, ये हमारे CJI थे दोस्तों, और ये हमारा जो है संसद और बड़े बड़े नेता थे। तो इस टाइप का था। तो दोस्तों उस टाइम ये जो है मामला इतना गंभीर नहीं था। इस कारण ही जो हमारे CJI थे उन्होंने कहा दिया था कि अनुच्छेद 368, जो कि हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि हमारे संविधान में संशोधन कर सके, उसके तहत हमारे मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो ये एक दबावपूर्ण था, या फिर ये कहें कि इतने बड़े नेता के सामने हमारे CJI या सुप्रीम कोर्ट की कहने मतलब उनके सामने कुछ कह नहीं सकते थे, इस कारण से ये हो गया। लेकिन जब बात आगे बढ़ी शंकरी प्रसाद मामले के बाद, पंजाब के जब गोलकनाथ मामला आया, इसके बाद कौन सा दोस्तों? पंजाब का गोलकनाथ मामला आया 1967 में, जो कि 17वां संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले के तहत ही यह मामला भूमि सुधारों से ही जुड़ा था। तो वह मामला भी भूमि सुधारों से जुड़ा था, और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट गए संवैधानिक जो संशोधन अधिनियम को चुनौती देने। तो ये भी भूमि सुधारों से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अब दोस्तों जब 1951 में संशोधन हुआ था, 1951 में, उस टाइम CJI ने क्या कहा था दोस्तों? उस टाइम हमारे CJI ने कह दिया था कि जो है 368 के तहत हमारा जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। लेकिन अब जब 1967 में गोलकनाथ मामला आया, तो इसमें जो है उलट बात कही गई। इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों के साथ 368 के तहत हमारी संसद कोई छेड़छाड़ नहीं करती है, ये कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो दोस्तों 11-12 साल में ही इतना मामला बदल गया, मतलब 16-17 साल के समथिंग हुए और इतना मामला बदल गया, क्योंकि उस टाइम जो है इंदिरा गांधी अपनी राजनीतिक करियर में की शुरुआती दौर में थी। तो इंदिरा गांधी और हमारे CJI उस टाइम ये न्यायपालिका और व्यवस्था हमारी न्यायपालिका और जो कार्यपालिका थी वो बराबर
की होने जा रही थी या बराबर हो गई थी। नई पीढ़ी राजनीति में उतर रही थी, पुरानी पीढ़ियाँ जो है, पुरानी पीढ़ियाँ ये हास हो चुका था, ये कह सकते हैं हम इस टाइप से। तो ये हमारी न्यायपालिका और जो हमारी कार्यपालिका बराबर थी। तो उस टाइम इस मामले के तहत दोनों में, न्यायपालिका में और कार्यपालिका में, दोनों में ठन गई थी दोस्तों कि न्यायपालिका लेकर चल रही थी, उनकी ये नाक का मुद्दा बन चुका था। तो अब जो है इस मामले की शुरुआत होती है। तो क्या करती है इंदिरा गांधी की सरकार, इस गोलकनाथ मामले में के बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया इंदिरा गांधी। इस अधिनियम में कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। तो एक और अधिनियम ले आए कि जो है गोलकनाथ मामले के बाद ही 24वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया है कि जो है संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार दोस्तों 25वां तो संविधान संशोधन जो था वो बहुत ही बहरा था। इसमें कहा गया था कि 25वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि इस संविधान संशोधन के तहत सरकार भूमि या फिर मूल अधिकारों में किसी भी भूमि के संबंध में कोई भी संशोधन कर सकती है। वह अपनी मर्जी से किसी की भी भूमि को जो है अपने अंडर में ले सकती है किसी भी दाम पर, ये कहा गया था। अब इस मामले की शुरुआत होती है दोस्तों, केशवानंद भारती मामले की इस तरह ही शुरुआत होती है। अब हम जो है केशवानंद भारती 1976 मामले में पहुंच चुके हैं। तो पहले जानना जरूरी है आपके लिए कि केशवानंद भारती जी कौन थे। तो उनकी बात की जाए तो केशवानंद भारती जी, इनका पूरा नाम था श्रीमंत जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदांगला बरु, ये इनका पूरा नाम था। थोड़ा लंबा नाम है, तो नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एक बेस है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या थे दोस्तों, तो इसकी भी बात कर ली जाए। केशवानंद केरल के एक एडिनार में स्थित शैव मठ के मठाधीश थे। तो एक मठाधीश थे, एक जो है केरल में एक एडिनीर स्थित शैव मठ था, इसके ये मठाधीश थे दोस्तों। ये आपको बताते चलूँ, बहुत से लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ये कोई जो है वकील नहीं थे, ना ही संविधान के कोई जानकार थे। तो आप ये सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे या आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब ये वकील नहीं थे या संविधान के कोई जानकार नहीं थे, तो इन्होंने ये केस कैसे लड़ा या फिर इन्होंने इसके बारे में कैसे इतना कुछ किया दोस्तों। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे, इससे पहले इनके बारे में पूरी जानकारी आपको जानना जरूरी है। ये मठ के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा। यह मठ नवीं सदी के महान संत शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। जो ये जिस मठ के जिस मठाधीश थे वो मठ जो है शंकराचार्य, जो कि नवीं सदी के महान संत थे, उनसे जुड़ा हुआ था। और शंकराचार्य से जुड़े होने के कारण इस मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया गया। तो जो भी यह केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया गया था इस मठ के मठाधीश को। तो शंकराचार्य का दर्जा जो है दोस्तों उस टाइम बहुत ही ओहदे वाला है, और इस कारण से इनकी बहुत ही पहुँच थी या इनका कद काफ़ी ऊंचा था, ये आप समझ सकते हो इस प्रकार से। अतः केशवानंद भारती केरल के शंकराचार्य थे। तो ये शंकराचार्य थे केरल के, और इन्होंने 19 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। तो इनके बारे में थोड़ा सा, इनके जीवन के बारे में, कि इन्होंने 19 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति या, तो ये मामला क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो उस टाइम जो है वामपंथी सरकार थी दोस्तों। उस टाइम वामपंथी सरकार केरल राज्य में बन चुकी थी। तो उस टाइम भूमि सुधार को लेकर जो है सरकार कुछ संशोधन या अधिनियम लेकर आई थी, जिसमें जो है किसी भी संस्था या किसी के भी पास जिसके पास ज़्यादा भूमि हो, जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास बहुत अधिक भूमि थी, उनकी भूमियों को लेकर भूमिहीनों में बांटा जा रहा था। ये एक अच्छी पहल थी। ये भूमि सुधार के मामले में वामपंथी सरकार की एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों इसी प्रक्रिया में एडिनार मठ की संपत्ति को भी सरकार ने भूमिहीनों को में बांटने का निर्णय लिया। ऐसे में मठ की कई एकड़ भूमि जो है राज्य सरकार के अधिकार हो गया। कई एकड़ भूमियों पर राज्य सरकार का अधिकार हो गया। इसी प्रक्रिया के चलते ये केस की नौबत आई दोस्तों, क्योंकि उस टाइम जो है मठ के पास हजारों एकड़ भूमि थी, जिसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। इसी को डिफेंस करने के लिए जो है केशवानंद भारती ने केरल हाईकोर्ट में जो है सरकार के खिलाफ याचिका दायर की। तो राज्य सरकार के इसी फैसले के खिलाफ एडिनार मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने केरल सरकार के इस फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो इनके पीछे जो है, जो व्यक्ति इनके साथ या इनके
केस लड़ा था उसका नाम था नानक पालकीवाल। ये व्यक्ति जो थे बैकग्राउंड में थे दोस्तों, इनका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। ये एक वकील थे पेशे से और संविधान के अच्छे जानकार थे। तो इन्हीं के कहने पर जो है केशवानंद भारती जी ने ये केस फाइल किया था, ये कह सकते हैं हम दोस्तों। अब स्वामी केशवानंद भारती ने 1970 में केरल हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की। केरल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी 1970 में। आगे बढ़ते हैं। याचिका में इन्होंने क्या क्या दलीलें दी थी। इन्होंने कहा था कि याचिका के अनुसार अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए इन्होंने अपनी धार्मिक संपत्ति के रखरखाव एवं प्रबंधन का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। साथ ही केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी जो है इन्होंने चुनौती दी थी। तो इन्होंने कहा था जो अनुच्छेद हमारा 26 है, जो कि हमें धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, इसका हवाला दिया था, धार्मिक संपत्ति के रखरखाव से जुड़ा हुआ। और इसी के साथ इन्होंने भूमि सुधार के तहत केरल सरकार की भूमि सुधार कानून को भी इन्होंने चुनौती दी थी। इस प्रकार केरल हाईकोर्ट में जब ये पहुंचा तो मामले की जब सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद केरल हाईकोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तो ये जो है मठ को उसमें विफल हो गया, मठ उसमें हार गए। ये केस केशवानंद जी भारती हार गए। लेकिन जिसके बाद ही जब ये केस हार गए तो केस हारने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो मैं आपको बताता चलूँ फिर से कि आपको याद नानक जी पालकीवाल व्यक्ति थे, इन्होंने ही इस केस की पृष्ठभूमि रची थी। इनके पीछे यही इनके वकील के तौर पर लड़ रहे थे, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो एक मठ के मठाधीश थे, केवल संत थे, इन्हें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी संविधान के बारे में। तो ये आप याद रखिएगा। ये जब जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तो देश की शीर्ष अदालत ने पाया कि इस मामले से कई संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं। ये जो मामला था इससे हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया कि इससे कई मामले के प्रश्न जुड़े हुए। तो इसी का जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये सोचा कि इस मामले से अच्छा कोई मामला नहीं हो सकता है। क्योंकि ये मामला जो है कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये हमारे अनुच्छेद 368 की बात करेगा, ये हमारे 32 की करेगा, ये हमारे 26 की करेगा, ये बहुत से आर्टिकलों की बात करेगा कि कौन कौन से अधिकार रहेंगे, जो है अन्य असीमित संशोधन का अधिकार है या नहीं हमारी संसद को। इस प्रकार की बातें इस मामले में होगी। इस कारण से हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सोचा कि ये मामला बहुत ही अच्छा मामला है किसी भी संवैधानिक जो है मत या विमत पर बहस करने के लिए। इस कारण से इस पर जो है हमारी शीर्ष अदालत ने इसके बाद 1972 के अंत में इस मामले की लगातार सुनवाई हुई। तो इस मामले की सुनवाई के लिए पहले तो बताते चलें कि आपको इस मामले की सुनवाई के लिए हमारे जो है सबसे बड़ी पीठ गठित की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जजों की, जिसमें जो है 13 जज थे। अब तक की ये सबसे बड़ी पीठ थी किसी भी मामले की सुनवाई के लिए। इसके तहत 1972 के अंत में इस मामले की लगातार सुनवाई हुई जो 68 दिन तक चली। अंततः अपने लंबे फैसले में केवल एक वोट मतलब दोस्तों 7-6 मतलब एक वोट 7-6 के अनुपात में जो है शीर्ष अदालत का फैसला आया, जिसमें केशवानंद भारती जी जो है केस हार गए। लेकिन दोस्तों यहाँ इतिहास रचा जा चुका था। केस हारने के बाद भी केशवानंद भारती जी कि इतिहास रच चुके थे। क्योंकि दोस्तों इस केस के कारण ही आप केशवानंद भारती जी को जो है आज पढ़ रहे हो। तो 7-6 के अनुपात से आपको बताते चलें कि क्या है ये 7-6 का मामला। तो दोस्तों 6 जज थे, उन्होंने ये कहा था कि जो है हमारे ये फैसला तो हार गए थे, लेकिन इसके साथ ही एक बात उभर कर आई थी कि संविधान में जो है संशोधन किया जा सकता, असीमित संशोधन का अधिकार है या नहीं संसद को, ये जो है मामला है किसी भी उसमें। तो इसमें 7 जज इससे असहमत थे कि संविधान में असीमित संशोधन नहीं किए जा सकते, मतलब मूल संविधान की भावना को ठेस पहुंचाए ऐसा कोई भी संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। जबकि 6 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। तो दोस्तों इसी कारण से एडनीर मठ के शंकराचार्य वैसे तो यह मामला हार गए, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह आज भी मिसाल है। इसी कारण आप और हम केशवानंद भारती को इस तरह पढ़ रहे हैं।
तो ये मामला ने एक नींव तैयार कर दी थी किसकी, कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, मतलब ऐसा कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा जिससे कि संविधान की मूल ढांचे में या उसकी परिभाषा बदल जाए। इस कारण से इसमें ये कहा गया था कि संविधान के जो है मूल ढांचे से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, किसी भी तरह का संशोधन अमान्य रहेगा अगर मूल ढांचे से छेड़छाड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इस प्रकार के संशोधन से संविधान की मूल भावना को नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो है सुप्रीम कोर्ट CJI ने ये स्पष्ट कहा। तो इस टाइम दोस्तों हमारी जो न्यायपालिका थी वो कार्यपालिका पर से बड़ी हो गई थी, मतलब संसद से बड़ी हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया था, या हमारा संविधान था संसद से बड़ा। अब आगे देखते हैं कि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को मान्यता दे दी। 24वें संविधान संशोधन को मान्यता तो दे दी जो कि इस मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को मान्यता दे दी कि हमारा संविधान किसी भी प्रकार के संशोधन कानून बना सकती है, उस मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दे दी। साथ ही यदि संसद इस प्रकार के संशोधन कर सकती है तो किस प्रकार के, जिससे कि संविधान की मूल भावना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जो इस प्रकार के संशोधन अवैध होंगे तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, न्यायालय को इसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस तरह की बात कही गई। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट नहीं किया कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा। दोस्तों जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट नहीं किया था उस टाइम कि जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये एक चाबी या एक प्रकार की नस जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रख ली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि क्या है अभी का बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये जैसे जैसे केस आएंगे या जिस टॉपिक पर बहस होगी उस हिसाब से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या रखा जाएगा। अभी की स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो अभी की वर्तमान व्यवस्था है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे कि संविधान की मूल भावना में नष्ट होती है मूल भावना। तो दोस्तों बार बार यही बात की गई कि संविधान की मूल भावना से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर छेड़छाड़ होती है तो इस तरह के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिनियम को निरस्त या रिजेक्ट कर सकता है, ये उसके पास अधिकार रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सर्वोच्च अधिकार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय समय समय पर अपने समक्ष आने वाले मामलों की प्रकृति के आधार पर, मतलब किस प्रकार का मामला आता है उस हिसाब से ये तय करेगा कि संविधान के मूल ढांचे की परिधि निर्धारित करेंगे हम। संविधान के मूल ढांचे की परिधि निर्धारित होगी कि किस केस में किस प्रकार का मामला आ रहा है। इस प्रकार संविधान ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने पास एक प्रकार से कहें कि चाबी रख ली कि हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से जो है संविधान के मूल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रकृति के आधार पर बताएंगे मामलों की। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च हो गया, हमारा संविधान सर्वोच्च हो गया, हमारा न्यायपालिका से जो है हमारी कार्यपालिका से न्यायपालिका बड़ी होगी। आगे मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है तो बताते चले। अभी तक जो है मूल ढांचे में संविधान की सर्वोच्चता शामिल की गई है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, पंथ निरपेक्षता। जी हाँ ये दोस्तों ये शब्द भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में है, संविधान के मूल ढांचे में है। विधि के समक्ष समता, तो ये भी हमारे संविधान के मूल ढांचे में है। ये सारे जो है संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित है। तो ये था हमारा दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों तो आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा था दोस्तों, आपको टॉपिक समझ आया या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।